हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th मैथ के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, सभी सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कराई जा रही है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आज आप लोगों को मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ, वो भी आप लोगों का चैप्टर पहला, जो वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं जो आप लोगों का पहला चैप्टर है, उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न में बहुविकल्प कराने वाला हूँ आप लोगों को। और यहाँ से 20 नंबर आप लोगों का बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को मैथ में पूछने वाला है। ठीक है, 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव मैथ में पूछे जाएंगे। पूरे के पूरे मैं चैप्टर का आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो देखिए, वास्तविक संख्या जो पहला चैप्टर, इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने ये कई वीडियो में हमने बहुविकल्पी प्रश्न ले लिया है, इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार आने का बहुत ही ज्यादा बड़ा चांस है, क्योंकि 2022 में भी इस प्रकार के प्रश्न एक बनता ही बनता है, एचसीएफ और एलसीएम से। ठीक है, कह रहा है कि दिया है एचसीएफ 252 और 594 का 18। ठीक है, देखिए दो संख्या है, एक 252 संख्या है, एक 594। इन्हीं दोनों संख्याओं का आपको एचसीएफ 18 दे दिया है। कह रहा है कि ज्ञात कीजिए एलसीएम, मतलब इन्हीं दोनों संख्याओं को आपको ज्ञात करना है एलसीएम। ठीक है, तो दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है और इन्हीं दोनों संख्याओं को हमें एलसीएम भी ज्ञात करना है। देखिए, इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला आप लोगों को याद होगा, तो उस पे जितने क्वेश्चन बनेंगे सब आप इस एक ही फार्मूला से कर सकते हो। फार्मूला ये होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है आपका एलसीएम और गुणे एचसीएफ। ठीक है, इस फार्मूला से आप पूरे तरीके से क्वेश्चन कर डालोगे। जैसे देखिए, यहाँ पे पहली संख्या दूसरी संख्या मालूम ही है। पहली संख्या 252 है, दूसरी संख्या 594 है। वही संख्या यहाँ पे भी है। ठीक है, तो पहली संख्या 252, तो पहली संख्या की जगह हम 252 लिख देंगे, और गुणे दूसरी संख्या आपका क्या है 594। 594 दूसरी संख्या ले लेंगे। एलसीएम हमसे पूछा है, तो एलसीएम हम निकालेंगे। तो एलसीएम को तो एलसीएम रखने देते हैं, क्योंकि हमको निकालना है। और एचसीएफ कितना है 18। देखिए, दोनों संख्याओं को एचसीएफ 18 दिया है, आप यहाँ पे 18 रख लीजिए। यहाँ से आप एलसीएम निकाल लीजिए, सिंपल। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका गुणा में उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो बन जाएगा आपका 500, 252 गुणे 594 और बटे में 18। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, काट दीजिए। देखिए 18 से कट जाएगा यह, 18 एकम 18 और 18 नवा 72, 19 बार में कट जा रहा है पूरा पूरा। तो एलसीएम आपका हो जाएगा 19 गुणे 594, और यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 8316। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 8316 आ जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है। तो देखिए 8316, 8316, मतलब सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न समझ में आ गया, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर दूसरा ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हर साल एग्जाम में आता है प्रश्न नंबर दूसरा। निम्न में से कौन सा सअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। अब सअभाज्य संख्याओं का एक युग्म का मतलब क्या होता है, जैसे दो संख्या दिया है और इसमें बताना है कि सअभाज्य संख्याओं का जोड़ा कौन सा है। ठीक है, तो देखिए सअभाज्य संख्याओं का जोड़ा का मतलब ये चीज होता है कि कोई भी दो संख्या है, अगर उसका आप एचसीएफ निकाल ले हो, अगर एचसीएफ उसका एक आ जा रहा है, एचसीएफ कितना एक, अगर एचसीएफ एक आ जा रहा है तो समझिए कि वो अभाज्य संख्याओं का सभाज्य संख्याओं का योग बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब कैसे होगा ये भी अब बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो इन दोनों का संख्याओं का एचसीएफ हम एक आएगा। ठीक है, और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ एक आएगा, इसीलिए ये आप लोगों का सभाज्य संख्याओं का युग्म है। बाकी जितने भी आपको संख्या दिखाई दे रही है, इनका एचसीएफ एक नहीं आएगा, आप निकाल के चेक कर लो। ठीक है, इनका एचसीएफ एक आएगा ही नहीं, मात्र 18 और 25 का ही एचसीएफ एक आएगा, इसलिए यह जो है राइट आंसर होगा। अब मुझे एचसीएफ निकालने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते हो निकालना। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा यह है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। कोई एक आपको नंबर दे देगा और कहेगा कि अभाज्य गुणनखंड रूप में उसको लिखिए। चलिए देखिए, पूछा है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। देखिए अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये चीज होता है कि जब भी कोई आपको एक नंबर दे देगा, कहेगा कि अभाज्य गुणनखंड निकालिए, सिंपल आप उसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम जैसे निकालोगे वो अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकलता ही है। जैसे 156, 156 का हमें एलसीएम निकालेंगे तो 2 से कटा दीजिए, तो 2 7 14, 16 बच जाएगा, 2 8 16, 2 से कटा दीजिए, 2 3 6 और 2 9 18। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, फिर 13 से कटेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 2 बार आ रहा है ना, तो मैं 2 पे पावर 2 लिख दूंगा। 3 एक बार आ रहा है तो 3 ही रहने दूंगा। 13 भी एक बार आ रहा है तो 13 ही रहने दूंगा। मतलब कि 156 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट गया। 2 पे पावर 2, 3 गुणे 13। देखिए दिया है, कहीं ना कहीं जरूर आपको मिलेगा। देखिए सी ऑप्शन, 2 पे पावर 2, 3 गुणे 11, ये भी नहीं ऑप्शन होगा। ये वाला मिल गया, देखिए बी वाला, 2 पे पावर 2 गुणे 3 गुणे 13 मिल गया ना। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, तो जब भी आपसे पूछे अभाज्य गुणनखंड के रूप में किसी भी संख्या को लिखना है, एलसीएम निकाल दीजिए सिंपल, और आप लोगों का निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो अगला प्रश्न है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न जरूर से आएगा, 100% इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, इस बात की मेरी गारंटी है कि यह प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछेगा कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए, कोई भी धनात्मक पूर्णांक आप ले सकते हो, p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। बहुत लोगों को ये क्वेश्चन समझ नहीं आता है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को पूरा बताने वाला हूँ। कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। ऑप्शन ए p, ऑप्शन बी जो है p+1, ऑप्शन सी जो है 2p, और ऑप्शन डी जो है 2p+1। देखिए कहना चाह रहा है यह कि दुनिया की कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए, कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए, इस चारों ऑप्शनों में से जो आपको दिख रहा है चार ऑप्शन, इसमें p का वैल्यू अगर मैं कुछ भी लेता हूँ, ठीक है, p का वैल्यू अगर मैं धनात्मक पूर्णांक लूँ, सिर्फ धनात्मक पूर्णांक, तब p का वैल्यू अगर धनात्मक पूर्णांक लूंगा तो रिजल्ट में हमेशा आपको मिलना चाहिए धनात्मक विषम पूर्णांक। बताइए किस रूप का होगा। तो चलिए सब में p का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो 1 तो आ जाएगा, लेकिन p का वैल्यू 2 लेंगे तो 2 आ जाएगा, जो कि विषम पूर्णांक होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन ए जो है नहीं हो पाएगा। इसकी बात करें, p के वैल्यू अगर 1 लेंगे तो 1 1 मिलकर 2 आ जाएगा, जो कि विषम पूर्णांक होगा नहीं, इसलिए भी नहीं होगा। यहाँ p बराबर 1 लेंगे तो 2 एकम 2, ये भी आप लोगों का सम पूर्णांक होगा, ये भी नहीं। बच गया आप लोगों का ऑप्शन डी, यही इसका राइट आंसर होगा। इसमें p का वैल्यू आप कोई भी रख लीजिए, धनात्मक होना चाहिए। p का वैल्यू कोई भी धनात्मक रख लीजिए, हमेशा आपको विषम पूर्णांक ही देखने को मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल बता देता हूँ, p बराबर 1 तो 2 एकम 2 1 3, तो 3 भी आप लोगों का धनात्मक विषम पूर्णांक ही है। 2 रखना चाहोगे तो 2 दूनी के 4 1 5, 5 भी आप लोगों का धनात्मक विषम पूर्णांक ही है। 3 रखना चाहोगे तो 3 दूनी के 6 1 7, ये भी आप लोगों का धनात्मक विषम पूर्णांक ही है। तो देखो p का वैल्यू आप कोई भी धनात्मक पूर्णांक रख रहे हो, रिजल्ट में आपको धनात्मक विषम पूर्णांक ही मिल रहा है, इसलिए किस रूप का होगा तो 2p+1 रूप का होगा। पूरा क्लियर मैं आप लोगों को समझाया हूँ, थोड़ा भी डाउट नहीं होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए अगला प्रश्न क्या है, सिंपल प्रश्न है। अगला प्रश्न ये पूछा है कि यदि 65 और 117 का एचसीएफ को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान होगा। सिंपल कहना क्या चाह रहा है कि 65 और 117 का आप एचसीएफ निकालिए, और एचसीएफ को इतना व्यक्त कर रहा है, तो हम लोग पहले 65 और 117 का एचसीएफ निकालेंगे और एचसीएफ को इसके बराबर कर कर और m का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग 65 और 117 का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए 65 को अगर मैं तोड़ूं तो 65 कैसे टूटेगा आप लोगों का, 13 5 65, 5 गुणे 13 लिख सकता हूँ बिल्कुल। और 117 का अगर मैं तोड़ूं तो ये टूटेगा 3 तिहाई 9 और 13 9 97, मतलब 3 गुणे 13 के रूप में टूटेगा। इसका सबसे पहले आप एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ निकालने का नियम जानते हो, जो आपको कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन इसमें भी 13 है, 13 इसमें भी, मतलब एचसीएफ क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 65 और 117 का एचसीएफ हमने 13 निकाल दिया। अब यही एचसीएफ इसके बराबर है, तो हम लोग सिंपल 65m और माइनस के 117 इसके बराबर 13 कर देंगे, ठीक है। यही बोला था ना कि इन दोनों का एचसीएफ इसके बराबर है, तो हो जाएगा 65m बराबर 13, माइनस 117 उधर जाएगा तो प्लस 117, आप सिंपल जोड़ दो तो 65m बराबर हो जाएगा आपका 7 और 3 10, 1 1 2 1 3, और यहाँ पे 130, ठीक है। m का अगर वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा 130 और बटे में 65, काट दोगे तो 65 गुना के 130 होता है, तो m बराबर 2 आ गया, और यही m का वैल्यू पूछा था सिंपल, ठीक है। देखो ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल दिया होगा, ऑप्शन में दूसरा जो है ये राइट आंसर होगा, ठीक है। मैं ट्रिक लगा देता हूँ इस पे, ऑप्शन बी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे और आराम से आप करके आओगे, ठीक है, बस प्रैक्टिस आपको करनी है। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी मैंने कहा था ना इस प्रकार के प्रश्न आता है। इन दोनों प्रश्न में अभी जो हमने जिक्र किया था वही प्रश्न फिर आ गया, उसी कैटेगरी का है। कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए
वहां पी था, यहाँ क्यू था। यहाँ पे वहां पे पी का वैल्यू हम लोग 1 2 3 रख रहे थे, यहाँ पे क्यू का वैल्यू रखेंगे। प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, वहां पे विषम पूर्णांक था ना, यहाँ पे सम पूर्णांक पूछा है कि क्यू का वैल्यू हम लोग कुछ भी रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, रिजल्ट में हमेशा आपको सम पूर्णांक मिलना चाहिए। बताइए वो किस रूप का होगा। तो क्यू का वैल्यू आप उठा उठा कर रख के देख लो कि किस में सम पूर्णांक आ रहा है। इसमें देखिए क्यू का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 1 में से गया तो 0 आ गया, तो सम पूर्णांक होगा नहीं। क्योंकि यहाँ पे अगर हम 2 रख देते हैं तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, एक सम पूर्णांक होगा नहीं, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। इसकी बात करें Q+1, तो इसमें देखिए अगर इसमें मैं 1 का वैल्यू रखूं तो 1 1 मिलके 2 सम पूर्णांक तो हो जाएगा। लेकिन जैसे 2 रखूंगा तो 2 और 1 3, 3 सम पूर्णांक है क्या? नहीं, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जैसे Q का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, तो 2 आ गया, सम पूर्णांक है। 2 रखूं Q का वैल्यू अगर 2 रखूंगा तो 2 दूनी के 4, ये भी सम पूर्णांक है। Q का वैल्यू 3 रखूंगा तो 2 3 6, मतलब यही ऑप्शन आप लोगों का सही होगा। क्योंकि यहाँ पे Q का वैल्यू चाहे हम 1 रखें, चाहे 2 रखें, चाहे 3, चाहे इसी तरह रखते ही क्यों ना चले जाएं, वो आपको रिजल्ट में हमेशा समपूर्णांक ही मिलने वाला है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा ना आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7। देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या है। प्रश्न नंबर 7 पूछता है यहाँ पे शांत और अशांत। कह रहा है कि शांत दशमलव प्रसार में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। ये जो आप परिमेय संख्या देख रहे हो, तो शांत दशमलव प्रसार में कौन व्यक्त होगा? शांत दशमलव प्रसार का मतलब ये चीज होता है कि भाग देने पे वो क्या हो, शेषफल उसका 0 आ जाए। लेकिन हम लोग के पास इतना समय तो है नहीं कि हम लोग भाग देकर चेक करेंगे। लेकिन वही आप लोगों की एक किताब में ट्रिक दिया हुआ है कि कोई भी परिमेय संख्या है P/Q के रूप में, आप Q को देखो। Q क्या है आपका हर, हर अगर आपका 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n के रूप का आ जा रहा है, तो समझ लो कि वो आप लोगों का क्या है, शांत है। ठीक है, अगर आपने Q हर जो है, हर का आप अभाज्य गुणनखंड करो। क्या करोगे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अगर वो 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n के रूप का आ जा रहा है, तब तो शांत होगा। अकेले अकेले भी आ जाएगा तभी भी शांत होगा। जैसे 2 पे पावर m अकेला आ गया, या तो 5 पे पावर n अकेला आ जाएगा तब भी शांत होगा, या तो दोनों साथ में ही आ जाए तो शांत। मतलब इसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए निकाल के देखते हैं। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा। सबका हम लोग अलग अलग चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग के पास इतना समय नहीं है, मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, उसको चेक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, नहीं तो अलग अलग करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि अलग अलग निकालना जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, एक ही बता देता हूँ जो कि इसका राइट आंसर सी है। तो देखिए हमने क्या बताया, ये शांत दशमलव प्रसार होगा। कैसे? तो इसका हर क्या आपका 625, बस 625 को आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दीजिए। और अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना अभी बताया हूँ एलसीएम द्वारा। एलसीएम निकालिए इसका। 5 से कटाएंगे 125 बार में कट जाएगा, 5 से कटाएंगे 25 बार में कट जाएगा, 5 से कटाएंगे 5 बार में कट जाएगा, 5 से कटाएंगे 1 बार में। तो देखिए 625 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4, 5 पे पावर 4। तो हमने अभी आपको बताया था, या तो 2 पे पावर m आ जाएगा तब भी शांत होगा, या तो 5 पे पावर n आ जाएगा तब भी शांत होगा, या तो 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n दोनों साथ में आ जाए तब भी शांत होगा। m और n क्या है, तो ये पूर्णांक है। जैसे m का वैल्यू 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, उसी तरह n भी पूर्णांक है। n का वैल्यू 1 2 3 4 आ सकता है। ठीक है, तो देखिए m पे पावर n के रूप का है कि नहीं, देखिए ये आपका m n मतलब 4 है, तो m पे पावर 5 पे पावर n का रूप का है, मतलब ये क्या है, शांत है। आइए हमसे पूछा था कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी, तो ऑप्शन सी। बाकी इन सभी का आपको निकाल के देख लीजिएगा, कभी नहीं आएगा, सबका अलग अलग आएगा। ठीक है, एकमात्र यही है इसके अभाज्य गुणनखंड इस रूप के हैं। ठीक है, तो इस रूप का होगा तो शांत, और इस रूप का नहीं होगा तो अशांत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8वां। देखिए प्रश्न नंबर 8वां, अभी हमने कहा था ना इस प्रकार प्रश्न, अभी जिक्र हमने पहला ही प्रश्न इससे स्टार्ट किया था। एलसीएम से प्रश्न बनते ही बनते हैं। देखिए फिर आ गया, क्या बोला है यहाँ पे, कह रहा है कि दिया गया है, क्या दिया गया है, लस 132 288 का। उस बार एससीएफ दिया था, इस बार लस दे दिया है। लसा 132 288 का 3168 है, तो मसा ज्ञात करना है 132 288 का। मतलब सेम उसी संख्याओं का मसा ज्ञात करना है, और उन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम दे रखा है। अभी हमने ट्रिक बताया था आप लोगों को कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है उसके एलसीएम गुणे एचसीएफ से। इस बार हमको एलसीएम ना पूछकर एचसीएफ पूछा है। पहली संख्या क्या हो जाएगी 132, दूसरी संख्या हो जाएगी 288,
और एलसीएम दिया है 3168। इस बार हमसे एचसीएफ पूछ लिया है, एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, तो ये चीज तो आप लोगों से ऐसे ही रहेगा, 132 गुणे 288। ये 3168 जो गुणा में उधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल आप लोगों को इसको कटा देना है, कटा देते हैं। ठीक है, 4 से कटा दीजिए पहले। 4 से कटाएंगे तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 33 बार में। 4 से कटाएंगे तो 4 7 28 और 4 9 36 और 4 दूनी के 8। ठीक है, अब देखिए ये किससे कटेगा, 33 से देखिए कट जाएगा पूरा डायरेक्ट। कितने बार में कटेगा, तो 33 दूनी के होता है आपका 66, तो 79 में से अगर 66 चला जाएगा तो बच जाएगा 3 और 1 132। ठीक है, इसके बाद भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार। 24 बार में पूरा पूरा कट जा रहा है। 33 से यह 792 24 बार में कट जा रहा है, और 24 से इसको कटा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 24 से कम 24। ठीक है, और 24 दूनी के 48, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। मतलब ये एचसीएफ इसका आ गया 12। देखिए एचसीएफ 12 ऑप्शन में दिया होगा, जरूर दिया होगा आपको। ऑप्शन नंबर डी देखिए दिया है ना, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 12, देखिए दिया हुआ है। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन, आप आसानी से लगा पाओगे। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 9 की तरफ। देखिए यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी भारी नहीं है, सिंपल ही है। कह रहा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बताइए। मतलब इसका पहले आप अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए और जो भी घात आएंगे उन घातों का योग पूछा है। तो हमने बताया आप लोगों को कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे तोड़ते हैं, एलसीएम लेकर। तो सिंपल 144, 144 का एलसीएम ले लीजिए। 2 से कटाएंगे, 2 7 14, 2 दूनी के 4 72 बार में कट जाएगा। 2 से कटाओगे तो 36 बार में कट जाएगा। 2 से कटाओगे तो 18 बार में कट जाएगा। 2 से कटाओगे तो ये कितना कट जाएगा आप लोगों का, 9 बार में। 3 से कटाओगे तो 3 तिहाई 9 और फिर 3 से कटाओगे तो 1 बार में। तो इसको कैसे लिख सकते हो, तो 144 बराबर आप लिख सकते हो, 2 कितना बार आया है, 4 बार, तो 2 पे पावर 4 लिख दो सिंपल। और 3 कितना बार आया है, 2 बार, 3 पे पावर 2 लिख दो। अब पूछा था हमको कि 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों की संख्या। तो घातों की संख्या इस 2 पे पावर कितना है, 4, तो यह 4 आ गया, और इसके घात कितना है, 2। तो इन दोनों का योगफल पूछा है, तो 4 2 6, तो घातों का योगफल कितना हो जाएगा, 6। मतलब ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस आप लोगों की प्रैक्टिस करके जानी है, एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं एग्जाम में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है लस होगा। तो ये भैया एक प्रश्न तो बनना अनिवार्य है, यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा ना। 3 संख्या दिया है, एक 15 दिया है, एक 18 दिया है और एक 24 दिया है। उसका पूछा है लस। तो देखिए लस कैसे निकालेंगे, तो लस आप लोगों के किताब में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दिया है। जैसे देखिए सबसे पहले 15 में डायरेक्ट करता हूँ। 15 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, फिर 5 से, 3 5 15। 18 को हम लोग लिख सकते हैं, 2 से कटाओगे तो 9 बार में कटेगा, 3 से कटाओगे 3 बार में, 3 से कटाओगे 3 बार में। मतलब 18 को 2 3 3 लिख सकते हैं। इसी तरह 24, 24 को 2 से कटाओगे तो 12 बार में, फिर 2 से कटाओगे तो 6 बार में, फिर 2 से कटाओगे तो 3 बार में, फिर 3 से पूरा कट जाएगा। इसको और कैसे लिख सकते हो, तो देखो 3 गुणे 5। इसको कैसे लिख सकते हो, देखिए 2 एक बार आया तो 2 ही रहने दो। 3 दो बार आया तो 3 पे पावर 2 लिख सकते हो। या 2 3 बार आया तो 2 पे पावर 3 लिख दोगे, या 3 एक बार आया तो 3 पे पावर 1 रहने दो। अब यहां से निकालना है आपको लसम। लसम में क्या होता है कि सभी अभाज्य गुणनखंड लेते हैं, सभी अभाज्य। तो सभी अभाज्य गुणनखंड कौन है, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है। तो एक 2 को लेंगे, एक 3 को लेंगे, एक 5 को लेंगे। लेकिन घात बड़ी लेते हैं, घात बड़ी लेते हैं। जैसे 2 पे सबसे बड़ी घात किसकी है, 3 की, तो 2 पे पावर 3 ले लेंगे। 3 पे सबसे बड़ी घात 2 की है तो 3 पे पावर 2 ले लेंगे। 5 की सबसे बड़ी घात 1 ही है, तो 5 की सबसे बड़ी घात 1 ही, तो 5 ही ले लेंगे। अब 2 पे पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 8। 3 पे पावर 2 का मतलब 9, और 5 पे पावर 1 का मतलब 5। तो 8 5 40 और 40 नवा 360। इसका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम आ गया 360। इस प्रकार लगाते हैं। देखिए दिया है ऑप्शन में, जरूर दिया है, ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न में दिखाता हूँ आप लोगों को। अगला प्रश्न देखिए, चलिए अगला प्रश्न तो हमने कराया था इसको, ठीक है, एचडब्ल्यू में यही प्रश्न ही कराया था, इसको छोड़िए, तो आंसर इसका हम लोग ला दिए हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12 क्या है कि पाई 1 है। देखिए पाई जो है क्या है, एक पूर्ण संख्या है, मतलब एक पूर्णांक है
कि एक परिमेय संख्या है कि एक अपरिमेय संख्या है कि इनमें से कोई नहीं। तो सब लोग जानते हैं कि पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का अगर मान हम 22/7 ले लें तो 22/7 आपका हो जाएगा परिमेय संख्या। लेकिन पाई जो है तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। हाँ, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों यह है, यदि ए का अभाज्य गुणनखंड के रूप में एकदम तोड़ के दिया हुआ है, बी का भी आपको अभाज्य गुणनखंड तोड़ के दिया है, ए और बी का एचसीएफ पूछा है, तो देखिए एचसीएफ कैसे निकलता है। देखिए कोई संख्या ए है, ए का अभाज्य गुणनखंड दिया है 2 पे पावर 2 गुणे 3 पे पावर 3 और गुणे 5 पे पावर 4। अब बी कोई संख्या है, बी का भी अभाज्य गुणनखंड दिया है कि 2 पे पावर 3 3 पे पावर 2 और 5। अब हमें एचसीएफ ज्ञात करना है ए और बी का एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। एलसीएम तो अभी हमने बताया है कि एलसीएम में सभी अभाज्य गुणनखंड लेते हैं, सबसे बड़ी घात लेते हैं। लेकिन एचसीएफ में क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड लेते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ मतलब जो सब में कॉमन हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड आज फिर छोटी घात लेते हैं, छोटी घात। तो पहले हम लोग उभयनिष्ठ गुणनखंड ले लें। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 को हमने ले लिया। 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, 3 को भी ले लिया। 5 इसमें भी 5 उसमें भी 5 को भी ले लिया। लेकिन छोटी घात, 2 की सबसे छोटी घात क्या है, 2 पे पावर 2। 3 की सबसे छोटी घात क्या है, 3 पे पावर 2। 5 की सबसे छोटी घात 5 पे पावर 1। अब इसको गुणा कर दीजिए, 2 पे पावर 2 का मतलब 4, 3 पे पावर 2 का मतलब 9, 5 पे पावर 1 मतलब 5। 5 चौको 20 और 20 9 180। तो 180 जो है उसका आ जाएगा आप लोगों का एचसीएफ। देखिए ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल दिया होगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्लियर हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थी, पूरे के पूरे हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया। इतने ही मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पहले लेसन में है। इससे बाहर कभी दुनिया की ताकत नहीं पूछ सकती आपको, ये बात मैं लिख के रख सकता हूँ। ठीक है, आज की वीडियो में आप लोगों को पहला चैप्टर वास्तविक संख्या के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लघुत्तरीय देखेंगे, फिर दीर्घोत्तरीय, पूरा चैप्टर खत्म आप लोगों का। ठीक है, तैयारी बढ़िया से कीजिए। चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।